हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट पेशेंट रिकॉर्ड्स इन नर्सिंग। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, नर्सिंग में सटीक रोगी रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए, नर्सिंग में सटीक रोगी रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है, टू प्रोवाइड अ लीगल रिकॉर्ड एंड सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब कानूनी रिकॉर्ड प्रदान करने और देखभाल की निरंतरता का समर्थन करने के लिए। ऑप्शन सी आता है, टू रिड्यूस नर्सिंग वर्कलोड, मतलब नर्सिंग कार्यभार को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आता है, टू कंप्लीट विद हॉस्पिटल डेकोरेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब अस्पताल सजावट मानकों का पालन करने के लिए। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है, नर्सिंग सटीक रोगी रिकॉर्ड बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बताइए, रोगी का रिकॉर्ड बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्या जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू प्रोवाइड अ लीगल रिकॉर्ड एंड सपोर्ट कंटिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब कानूनी रिकॉर्ड प्रदान करने और देखभाल की निरंतरता का समर्थन करने के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, कानूनी रिकॉर्ड प्रदान करने और देखभाल की निरंतरता का समर्थन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू डॉक्यूमेंट ऑल नर्सिंग इन्वेंशन इज द पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब सभी रोगी के रिकॉर्ड में, मतलब रोगी के रिकॉर्ड में सभी नर्सिंग हस्तक्षेपों को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, रोगी के रिकॉर्ड में सभी नर्सिंग हस्तक्षेपों को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मतलब देखभाल की प्रभावशीलता की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, टू सिंप्लीफाई फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब फार्मेसी इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, टू रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब रोगी की असुविधा को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है, टू स्ट्रीमलाइन हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, रोगी के रिकॉर्ड में सभी नर्सिंग हस्तक्षेपों को दर्ज करना क्यों जरूरी है। बताइए क्यों जरूरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। अ मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ केयर एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, मतलब देखभाल की प्रभावशीलता की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। क्यों करते हैं, नर्सिंग रिकॉर्ड क्यों बनाया जाता है। बताइए क्यों बनाते हैं नर्सिंग रिकॉर्ड। क्योंकि देखभाल की प्रभावशीलता की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। अगर कोई पूछ लेता है कि तुमने इस पेशेंट को क्या दिया है, कौन सा इंजेक्शन दिया है या कौन सी टैबलेट दी है और कितने डोज दिए हैं, वो सब अगर कोई पूछ लेता है तो नर्सिंग स्टाफ के पास एक रिकॉर्ड होता है जिसमें नर्सिंग स्टाफ वो सब लिखते हैं कि हमने कौन से पेशेंट को क्या मेडिसिन दी है और कितने टाइम दी है और कितनी तारीख को दी है, ये सब लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्हाट शुड अ नर्स इंक्लूड व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा प्रशासन को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। बताइए दवा प्रशासन को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, ओनली द मेडिकेशन नेम, मतलब केवल दवा का नाम। ऑप्शन बी है, ड्रग नेम, डोज, रूट, टाइम एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, मतलब दवा का नाम, खुराक, मार्ग, समय और रोगी की प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी है, पेशेंट डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब रोगी की आहार प्राथमिकताएं। ऑप्शन नंबर डी है, नर्सेस पर्सनल ऑब्जर्वेशंस ओनली, मतलब केवल नर्स के व्यक्तिगत अवलोकन के लिए। बताइए क्या शामिल करना चाहिए।
दवा प्रशासन को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए? दवा प्रशासन का मतलब हुआ वही नर्सिंग जो चार्ट होता है, नर्सिंग चार्ट बोलते हैं उसको। उस पेज में हमें क्या लिखना चाहिए? नर्सिंग चार्ट जो होता है उसमें नर्सिंग स्टाफ को क्या लिखना चाहिए बताइए। पहले इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ड्रग नेम, डोज, रूट, टाइम एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, मतलब दवा का नाम, खुराक, मार्ग, समय और रोगी की प्रतिक्रिया। क्या करना चाहिए? दवा का सबसे पहले दवा का नाम लिखना चाहिए कि कौन सी दवा दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसकी खुराक लिखना चाहिए कि हम वो दवा कितना डोज दे रहे हैं, कितनी डोज की दवाई दे रहे हैं। और मार्ग लिखना चाहिए कि हमने कौन से मार्ग से दिया, एससी मार्ग से दिया या आईवी मार्ग से दिया या फिर कौन से मार्ग से दिया बताइए, या फिर ओरल दिया। और फिर क्या लिखना चाहिए? फिर समय लिखना चाहिए। समय मतलब आपने कितने समय दी है, वो जो दवाई दे रहे हैं वो कितने टाइम दे रहे हैं, 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे या कितने समय। और रोगी की प्रतिक्रिया भी लिखनी है। रोगी की प्रतिक्रिया लिखनी है कि रोगी कैसा है, अभी रोगी क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, रोगी रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है या रोगी सीरियस है, वो सब लिखना पड़ता है। एक जो नर्सिंग चार्ट होता है उसमें सब लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, हाउ शुड अ नर्स डॉक्यूमेंट्स अ पेशेंट रिफ्यूजल ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट, मतलब नर्स को निर्धारित उपचार से रोगी से इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए। क्या पूछा है? नर्स को निर्धारित उपचार से रोगी के इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा, बाय ओमिटिंग इट फ्रॉम द रिकॉर्ड, मतलब इसे रिकॉर्ड से छोड़कर। ऑप्शन बी है, बाय डॉक्यूमेंटिंग द रिफ्यूजल रीजन एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड, मतलब इनकार कारण और प्रदान की गई शिक्षा को दर्ज करके। ऑप्शन नंबर सी है, बाय रिकॉर्डिंग इट एज अ मेडिकेशन एरर, मतलब इसे दवा त्रुटि के रूप में दर्ज करें। ऑप्शन मतलब इसे दवा त्रुटि के रूप में दर्ज करके। ऑप्शन नंबर डी है, बाय नोटिफाइंग द फिजिशियन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब चिकित्सक को सूचित करके बिना दस्तावेजीकरण के। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, नर्स को निर्धारित उपचार से रोगी के इनकार को कैसे दर्ज करना चाहिए बताइए। रोगी के इनकार को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाय डॉक्यूमेंटिंग द रिफ्यूजल रीजन एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड, मतलब इनकार कारण और प्रदान की गई शिक्षा को दर्ज करके। मतलब इनकार और कारण, रोगी अगर कोई कारण बताता है तो वो लिखना है क्या कारण है, और प्रदान की गई शिक्षा मतलब रोगी को बताया तो है, वो सब चीज जो रोगी को बताया है वो सब चीज दर्ज करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ साइनिंग एंड डेटिंग ऑल नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब सभी नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर हस्ताक्षर और तारीख डालने का कानूनी महत्व क्या है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, सभी नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर हस्ताक्षर और तारीख डालना कानूनी महत्व क्या है बताइए। कानूनी महत्व क्या है, हस्ताक्षर और तारीख डालने का कानूनी महत्व क्या है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, टू एस्टैब्लिश अथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब प्रमाणिकता और जवाबदेही स्थापित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, टू इम्प्रूव हॉस्पिटल एक्रीडिशन स्कोर्स, मतलब अस्पताल मान्यता को स्कोर बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, टू फैसिलिटी पेशेंट ट्रांसफर्स, मतलब रोगी स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हस्ताक्षर और तारीख डालने का कानूनी महत्व क्या है। नर्सिंग दस्तावेजीकरण पर हस्ताक्षर और तारीख डालना कानूनी महत्व क्या है? क्या है राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टू एस्टैब्लिश अथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब प्रमाणिकता और जवाबदेही स्थापित करने के लिए।
क्यों करते हैं? क्योंकि प्रामाणिकता और जवाबदेही स्थापित करने के लिए, मतलब उसे प्रमाण करने के लिए और जवाब देने के लिए। अगर कोई कभी कोई ऑब्जेक्शन उठाता है उस बात पर, तो कम से कम वो जवाब तो दे सकती है कि हमने इस मेडिसिन को इतने टाइम दी थी और ये हमारी तारीख है और ये हमारे हस्ताक्षर हैं। ये इतनी तारीख को दी थी और ये है हमारे हस्ताक्षर। अगर कभी कुछ हो जाता है तो जवाब देने के लिए या अपने आप को प्रमाण करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, अपने आप को प्रमाण करने के लिए ये सब कानूनी महत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, Why is it essential to use objective language in a patient care records? मतलब रोगी देखभाल रिकॉर्ड में वस्तुनिष्ठ भाषा का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है हमारा टू इनहेंस स्टेबिलिटी फॉर नॉन मेडिकल स्टाफ, मतलब गैर चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पाठनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू इंश्योर क्लियरिटी एंड अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। ऑप्शन सी है टू कंप्ली विद हॉस्पिटल ब्रांडिंग गाइडलाइंस, मतलब अस्पताल ब्रांडिंग दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, मतलब दस्तावेजीकरण त्रुटियों को कम करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टू इंश्योर क्लियरिटी एंड अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। रोगी देखभाल रिकॉर्ड में वस्तुनिष्ठ भाषा का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? तो स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या से बचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, What should a nurse do if an error is made in the patient record? मतलब यदि रोगी के रिकॉर्ड में त्रुटि हो जाए तो नर्स को क्या करना चाहिए? अब क्या पूछा है? यदि रोगी के रिकॉर्ड में त्रुटि हो जाए तो नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए, अगर रोगी के रिकॉर्ड में नर्स से कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ गलत लिखा जाता है तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा इरेज और ओवरराइट द एरर, मतलब त्रुटि को मिटाएं या उस पर लिखें। ऑप्शन बी है ड्रॉ अ सिंगल लाइन थ्रू द एरर इनिशियल एंड करेक्टेड, मतलब त्रुटि पर एक रेखा खींचे, प्रारंभिक करें और इसे ठीक करें। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी कहता है इग्नोर द एरर टू अवॉइड लिएबिलिटी, मतलब दायित्व से बचने के लिए त्रुटि को नजरअंदाज करें। और ऑप्शन नंबर डी कहता है रिमूव द पेज फ्रॉम द रिकॉर्ड। क्या आ जाएगा अब इसका राइट आंसर? मतलब पृष्ठ को, मतलब रिकॉर्ड से पृष्ठ को हटाएं। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रिकॉर्ड से पृष्ठ को हटाएं, ये भी नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड से पेज को कैसे हटा सकते हैं हम? अगर रिकॉर्ड से पेज ही हट जाएगा तो वो दिख जाएगा कि यहाँ से कोई पेज हटा हुआ है, फाइल में समझ आ जाएगा कि रिकॉर्ड से एक पेज निकला हुआ है। ठीक है, और दायित्व से बचने के लिए त्रुटि को नजरअंदाज करें, ये भी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अपने दायित्व से बचने के लिए क्या हम उस चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं? बताइए, ये भी नहीं कर सकते। या फिर त्रुटि को मिटाएं या उस पर लिखें। त्रुटि को मिटा नहीं सकते हैं, अगर उसमें कुछ लिखा गया है तो उसको मिटाना संभव नहीं है, या फिर उस पर हम लिख भी नहीं सकते। उस पर कैसे लिखेंगे? लिखे हुए पर कैसे लिखेंगे? या फिर लिखे हुए पर लिख तो देंगे पर वो समझ कैसे आएगा आपको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब त्रुटि पर एक रेखा खींचे और प्रारंभिक करें और इसे ठीक करें। जहां आपसे गलती हुई है उस पर आपको एक रेखा खींचना है। अगर ये शब्द आपसे गलत हुआ है तो इस पर ऐसे रेखा खींच देनी, एक सीधी रेखा खींच देनी है और प्रारंभ फिर से शुरू करें। एक रेखा खींचकर उस चीज को फिर से लिखना शुरू करना है और इसे ठीक करें, प्रारंभिक करें और इसे ठीक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, हाउ डज मेंटेनिंग एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड्स इम्पैक्ट पेशेंट केयर?
मतलब सटीक सेवन और निर्गम रिकॉर्ड बनाए रखना रोगी देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? बताइए, सटीक सेवन और निर्गम रिकॉर्ड बनाए रखना रोगी देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है, इट इंश्योर्स प्रॉपर मेडिकेशन डोजेस। मतलब यह उचित दवा खुराक सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है, इट हेल्प्स असेस फ्लूइड बैलेंस एंड ऑर्गन फंक्शन। मतलब यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है, इट सिंप्लीफाइज डिस्चार्ज प्लानिंग। मतलब यह डिस्चार्ज योजना को सरल बनाता है। ऑप्शन डी है, इट रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। मतलब यह संक्रमण जोखिम को कम करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का आंसर। इट हेल्प्स असेस फ्लूइड बैलेंस एंड ऑर्गन फंक्शन। मतलब यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। क्या करता है? यह तरल संतुलन और अंग कार्य का आकलन करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, What is the purpose of using standardized format for nursing documentation? मतलब नर्सिंग दस्तावेजीकरण के लिए मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? अब क्या पूछा है? नर्सिंग दस्तावेजीकरण के लिए मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी एंड लीगल कॉम्प्लायंस। मतलब स्थिरता, स्पष्टता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है, टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम। मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है, टू इनहेंस रीडबिलिटी फॉर नॉन मेडिकल स्टाफ। मतलब गैर चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पाठनीयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब पोषण स्थिति की निगरानी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, क्लियरिटी एंड लीगल कॉम्प्लायंस। मतलब स्थिरता, स्पष्टता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्थिरता, स्पष्टता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, व्हाई इज इट क्रिटिकल टू डॉक्यूमेंट अ पेशेंट्स एलर्जीज इन देयर रिकॉर्ड। मतलब रोगी के रिकॉर्ड में उनकी एलर्जी दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है? अब क्या पूछा है? अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रोगी के रिकॉर्ड में उनकी एलर्जी को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, इसका आंसर आपको पता होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? एलर्जी क्यों महत्वपूर्ण है? रोगी के रिकॉर्ड में एलर्जी दर्ज करना क्यों जरूरी है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन टू मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स। मतलब दवाओं या उपचारों के प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है, टू सिंप्लीफाई डिस्चार्ज प्लानिंग। मतलब डिस्चार्ज योजना को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है, टू रिड्यूस नर्सिंग वर्कलोड। मतलब नर्सिंग कार्यभार को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है, टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग। मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है, जो नर्सिंग जो रिकॉर्ड होता है, उसमें पेशेंट की एलर्जी लिखना क्यों जरूरी है? बताइए, पेशेंट की एलर्जी लिखना क्यों जरूरी? जो हमारी जो दवा देने वाली जो फाइल होती है, जब पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट की एक फाइल बनती है, IPD फाइल बोलते हैं जिसे। ठीक है, IPD फाइल बनती है तो उसमें पेशेंट की एलर्जी लिखी जाती है। पेशेंट की एलर्जी लिखना क्यों जरूरी होती है? बताइए जल्दी। पेशेंट की एलर्जी इसलिए लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं और उस पेशेंट को उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से एलर्जी होती है, जब भी पेशेंट वो इंजेक्शन लगवाता है तो उस इंजेक्शन से पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, या फिर कोई मेडिसिन से भी
भी वो पेशेंट वो मेडिसिन या वो इंजेक्शन लेता है तो उससे उसे एलर्जी हो जाती है। कोई भी एंटीबायोटिक है उससे उसे एलर्जी हो जाती है। अगर किसी को पता नहीं है, मतलब नर्सिंग स्टाफ को या फिर मेडिकल स्टाफ को किसी को भी नहीं पता कि इसको एलर्जी है, और बाय चांस उस स्टाफ ने या फिर उस नर्सिंग स्टाफ ने उस पेशेंट को वो इंजेक्शन दे दिया, तो उस पेशेंट को तो एलर्जी हो जाएगी। और पेशेंट की बॉडी में रेसेस, रेड रेसेस हो सकते हैं या फिर दाने दाने भी आ सकते हैं बॉडी पर। कुछ भी हो सकता है, एलर्जी, ठंडी लग सकती है पेशेंट को, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं एलर्जी में, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए स्टाफ को या नर्सिंग स्टाफ को या डॉक्टर को उस पेशेंट की एलर्जी के बारे में पता होना चाहिए, और पता होने के साथ साथ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कि इस पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी है। अगर पता होता है तो उस चीज़ को, अगर पेशेंट के बारे में पता है कि इस चीज़ से इसको एलर्जी है, तो उस चीज़ को जो भी स्टाफ होता है वो आराम से देगा, या फिर उसकी जांच करके ही देगा, या फिर वो इंजेक्शन की पहले वो जांच करेगा तभी उस पेशेंट को देगा। जो भी नर्सिंग स्टाफ है पहले उसकी जांच करेगा, उसको थोड़ा सा देके 1 ml या आधा ml देगा, उसके बाद ही उसको पूरा दे सकता है। 10 मिनट बाद ही उसे पूरा दे सकते हैं। ठीक है, अगर 10 मिनट बाद पेशेंट को एलर्जी नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, रेडनेस नहीं आई हाथ में या फिर दाने नहीं आए, तो उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब आगे दे सकते हैं। और अगर रेसेस आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, तो उसको वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, उस चीज़ को नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को एलर्जी हो जाएगी और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू प्रिवेंट एडवर्स रिएक्शन टू मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स, मतलब दवाओं या उपचारों के प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, व्हाट शुड अ नर्स इंक्लूड व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट बाउंड केयर, मतलब रोगी के घाव की देखभाल को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। मतलब रोगी, अगर कोई नर्स रोगी की देखभाल कर रही है, मतलब किसी रोगी के घाव की देखभाल कर रही है, तो उस नर्स को क्या दर्ज करना चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में, या फिर अपने जो रिकॉर्ड में क्या दर्ज कर सकती है, क्या दर्ज करना चाहिए नर्स को, बताइए। अपने रिकॉर्ड में रोगी के बारे में क्या दर्ज करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए है हमारा, ओनली द टाइप ऑफ ड्रेसिंग यूज्ड, मतलब केवल उपयोग की गई ड्रेसिंग का प्रकार। या फिर ऑप्शन बी है, बाउंड अपीयरेंस, साइज, ड्रेनेज एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, मतलब घाव की उपस्थिति, आकार, ड्रेनेज और प्रदान किया गया उपचार। ऑप्शन नंबर सी है, पेशेंट डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब रोगी की आहार प्राथमिकताएं। ऑप्शन नंबर डी है, नर्सिस पर्सनल ओपिनियंस, मतलब नर्स की व्यक्तिगत राय। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाउंड अपीयरेंस, साइज, ड्रेनेज एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, मतलब घाव की उपस्थिति, आकार, ड्रेनेज और प्रदान किया गया उपचार, ये सब शामिल करना चाहिए। किस चीज को शामिल करना चाहिए नर्स को? घाव की उपस्थिति, घाव कैसा है, आकार, घाव कितना बड़ा है, और ड्रेनेज, अगर घाव से पस आ रही है या जो भी आ रहा है तो वो लिखना चाहिए, और प्रदान किया गया उपचार, मतलब जो भी उसे उपचार दिया है, जो भी उसे ट्रीटमेंट दिया है, वो सब दर्ज करना चाहिए, वो सब नर्सिंग को अपने रिकॉर्ड में लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, हाउ शुड अ नर्स डॉक्यूमेंट्स एन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन अ पेशेंट कंडीशन, मतलब रोगी की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। क्या पूछा है? रोगी की स्थिति, अप्रत्याशित परिवर्तन को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा, बाय नोटिफाइंग द फिजिशियन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब चिकित्सक को सूचित करके बिना दस्तावेजीकरण के। ऑप्शन नंबर बी है, बाय डॉक्यूमेंटिंग द चेंज एक्शन टेकन एंड फिजिशियन नोटिफिकेशन, मतलब परिवर्तन की गई कार्रवाइयों और चिकित्सकों की अधिसूचना को दर्ज करके।
ऑप्शन नंबर सी है बाय रिकॉर्डिंग इट एज अ रूटीन ऑब्जर्वेशन, मतलब इसे नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करके। ऑप्शन नंबर डी है बाय ओमिटिंग इट टू अवॉइड लिएबिलिटी, मतलब इसे छोड़कर दायित्व से बचने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बाय डॉक्यूमेंटिंग द चेंज एक्शन टेकन एंड फिजिशियन नोटिफिकेशन, मतलब परिवर्तन की गई कार्यवाहियों और चिकित्सकों की अधिसूचना दर्ज करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इन पेशेंट रिकॉर्ड्स, मतलब रोगी रिकॉर्ड में गोपनीयता बनाए रखने का महत्व क्या है। अब क्या पूछा है? रोगी रिकॉर्ड में गोपनीयता बनाए रखने का महत्व क्या है? बताइए क्या महत्व है? बताइए रोगी रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखने का महत्व क्या है, क्यों रखते हैं? जो भी रोगी का रिकॉर्ड होता है अस्पताल में, जो भी रोगी का रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड या फिर स्टाफ वाले को ही पता होता है, जो मेडिकल फील्ड वाले जो होते हैं या फिर हॉस्पिटल स्टाफ वालों को ही उस रिकॉर्ड के बारे में पता होता है। रोगी का रिकॉर्ड नर्सिंग स्टाफ या जो भी डॉक्टर होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताते, सिर्फ या फिर पेशेंट को ही बता सकते हैं या फिर पेशेंट के घर वालों को बताएंगे, वो भी ओरली बताएंगे। बाकी रिकॉर्ड देखने की अनुमति किसी को नहीं होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड कंप्ली विथ लीगल स्टैंडर्ड्स, मतलब रोगी की गोपनीयता की रक्षा करने और कानूनी मानकों का पालन करने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, मतलब दस्तावेजीकरण त्रुटियों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू इम्प्रूव हॉस्पिटल एक्रीडिटेशन स्कोर्स, मतलब अस्पताल मान्यता स्कोर को बेहतर बनाने के लिए। ऑप्शन डी है टू फैसिलिटेट पेशेंट ट्रांसफर्स, मतलब रोगी स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। टू प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड कंप्ली विथ लीगल स्टैंडर्ड्स, मतलब रोगी की गोपनीयता की रक्षा करने और कानूनी मानकों का पालन करने के लिए। ठीक है, क्यों महत्व है रोगी रिकॉर्ड में गोपनीयता बनाए रखने का? क्या महत्व है? तो रोगी की गोपनीयता की रक्षा करने और कानूनी मानकों का पालन करने का महत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डॉक्यूमेंट अ पेशेंट पेन लेवल यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड स्केल, मतलब मानकीकृत पैमाने का उपयोग करके रोगी दर्द स्तर को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? मानकीकृत पैमाने का उपयोग करके रोगी के दर्द स्तर को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड गाइड पेन मैनेजमेंट, मतलब स्थिरता सुनिश्चित करने और दर्द प्रबंधन का मार्गदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों का पालन करने के लिए। ऑप्शन डी है टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल इंटेक, मतलब पोषण सेवन की निगरानी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड गाइड पेन मैनेजमेंट, मतलब स्थिरता सुनिश्चित करने और दर्द प्रबंधन का मार्गदर्शन के लिए। किसके लिए? क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्थिरता सुनिश्चित करने और दर्द प्रबंधन का मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट फॉल इंसिडेंट, मतलब रोगी के गिरने की घटना को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोगी के गिरने की घटना को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए। बताइए जल्दी क्या करना चाहिए नर्स को।
जिसको भी इसका आंसर सही आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, इंजरीज एंड एक्शंस टेकन, मतलब घटना, चोटों और की गई कार्यवाही को दर्ज करें। ऑप्शन बी है omit द इंसिडेंट टू अवॉइड लिएबिलिटी, मतलब घटना को छोड़कर दायित्व से बचें। ऑप्शन सी है रिकॉर्ड इट एज रूटीन ऑब्जर्वेशन, मतलब इसे नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करें। ऑप्शन डी है नोटिफाइंग द फिजिशियन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब चिकित्सक को सूचित करे बिना दस्तावेजीकरण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट द इंसिडेंट, इंजरी एंड एक्शंस टेकन, मतलब घटना चोटों और की गई कार्यवाही को दर्ज करें। क्या करना चाहिए? रोगी के गिरने की घटना को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले घटना कब हुई है वो पता करना चाहिए नर्स को, और चोटों के बारे में पता करना चाहिए कि कितनी चोट लगी है पेशेंट को, और की गई कार्यवाहियों को दर्ज करें, मतलब जो भी काम किया गया है उस चीज को लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हाउ डज डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट इम्पैक्ट केयर, मतलब उपचार के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया को दर्ज करना देखभाल को कैसे प्रभावित करता है। क्या पूछा है? उपचार के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया को दर्ज करना देखभाल को कैसे प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा इट सिंप्लीफाइज डिस्चार्ज प्लानिंग, मतलब यह डिस्चार्ज योजना को सरल बनाता है। ऑप्शन बी है इट गाइड्स एडजस्टमेंट टू द केयर प्लान एंड इन्वॉल्व्स इफेक्टिवनेस, मतलब यह देखभाल योजना में समायोजन को मार्गदर्शन करता है और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन सी है इट रिड्यूसेस नर्सिंग वर्कलोड, मतलब यह नर्सिंग कार्यभार को कम करता है। ऑप्शन डी है इट इंश्योर्स एक्यूरेट बिलिंग, मतलब यह सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इट गाइड्स एडजस्टमेंट टू द केयर प्लान एंड एवलेट्स इफेक्टिवनेस, मतलब यह देखभाल योजना में समायोजन का मार्गदर्शन करता है और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फ्लो शीट फॉर फ्रीक्वेंट नर्सिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब बार बार नर्सिंग अवलोकन के लिए फ्लो शीट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है? बार बार नर्सिंग अवलोकनों के लिए फ्लो शीट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, बताइए क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है टू ट्रैक ट्रेंड्स एंड डिटेक्ट चेंज इफिशियंटली, मतलब रुझानों को ट्रैक करने और परिवर्तनों का कुशलता से पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, मतलब दस्तावेजीकरण त्रुटियों को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल ब्रांडिंग गाइडलाइंस, मतलब अस्पताल ब्रांडिंग दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए। ऑप्शन डी है टू मॉनिटर डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब आहार प्राथमिकताओं की निगरानी के लिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू ट्रैक ट्रेंड्स एंड डिटेक्ट चेंज इफिशियंटली, मतलब रुझानों को ट्रैक करने और परिवर्तनों का कुशलता से पता लगाने के लिए। क्या हो जाएगा? रुझानों को ट्रैक करने और परिवर्तनों का कुशलता से पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है Why is it critical to document a patient's advance directives in their record, मतलब रोगी के अग्रिम निर्देशों को उनके रिकॉर्ड में दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए रोगी के अग्रिम निर्देशों को उनके रिकॉर्ड में दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टू रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी
एंड गाइड एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करने और अंतिम देखभाल का मार्गदर्शन के लिए। ऑप्शन सी आता है टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, मतलब अस्पताल में रहने की अवधि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है टू सिंप्लीफाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टू रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी एंड गाइड एंड ऑफ लाइफ केयर, मतलब रोगी की स्वायत्तता का सम्मान करने और अंतिम देखभाल का मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है What should a nurse include when documenting a patient surgical procedure, मतलब रोगी की सर्जिकल प्रक्रिया को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। बताइए अब रोगी की सर्जिकल प्रक्रिया को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए बताइए। जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होती है तो नर्स को क्या दर्ज करना चाहिए, कौन सी प्रतिक्रिया लिखनी चाहिए बताइए। तो रोगी के बारे में कौन सी प्रतिक्रिया लिखनी चाहिए, क्या शामिल करना चाहिए नर्स को। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ओनली द सर्जन नेम, मतलब केवल सर्जन का नाम लिखना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रोसीजर डिटेल्स कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस, मतलब प्रतिक्रिया विवरण जटिलताएं और पोस्ट ऑपरेटिव स्थिति। ऑप्शन नंबर सी है पेशेंट डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब रोगी की आहार प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर डी है नर्सेस पर्सनल ओपिनियंस, मतलब नर्स की व्यक्तिगत राय। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रोगी की सर्जिकल प्रतिक्रिया को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। अगर कोई रोगी की सर्जिकल प्रोसीजर हुई है तो नर्स को अपने रिकॉर्ड में क्या दर्ज करना चाहिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी प्रोसीजर डिटेल्स कॉम्प्लिकेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेटस, मतलब प्रतिक्रिया विवरण जटिलताएं और पोस्ट ऑपरेटिव स्थिति। पोस्ट ऑपरेटिव स्थिति मतलब ऑपरेशन के बाद की जो स्थिति होती है। जटिलताएं मतलब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए होंगे तो वो लिखना है। और प्रक्रिया विवरण मतलब जो भी प्रक्रिया की गई है उस चीज का विवरण करना, मतलब उस चीज को लिखना, जो भी किया गया है, जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया गया उस चीज का विवरण करना है, मतलब उस चीज को लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हाउ शुड द नर्स डॉक्यूमेंट्स अ मेडिकेशन एरर इन द पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब रोगी के रिकॉर्ड में दवा त्रुटि को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। अब बताइए रोगी के रिकॉर्ड में दवा त्रुटि को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए, बताइए कैसे दर्ज करना चाहिए। जो रोगी के रिकॉर्ड में जो दवा लिखते हैं या जो रोगी के रिकॉर्ड में जो दवा लिखी जाती है, नर्सिंग स्टाफ की जो सीट होती है उसमें जो दवा लिखी जाती, अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो नर्स को उस चीज को कैसे सुधारना चाहिए और कैसे दर्ज करना चाहिए, उस त्रुटि को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए बताइए। उस दवा त्रुटि को नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा बाय ओमिटिंग इट टू अवॉइड लिएबिलिटी, मतलब इससे छोड़कर दायित्व से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बाय डॉक्यूमेंटिंग द एरर एक्शन टेकन एंड पेशेंट स्टेटस, मतलब त्रुटि की गई कार्यवाहियों और रोगी की स्थिति को दर्ज करके। ऑप्शन नंबर सी है बाय नोटिफाइंग द फार्मेसी ओनली, मतलब केवल फार्मेसी को सूचित करके। ऑप्शन नंबर डी है बाय रिकॉर्डिंग इट एज अ रूटीन ऑब्जर्वेशन। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाय डॉक्यूमेंटिंग द एरर एक्शन टेकन एंड पेशेंट स्टेटस, मतलब त्रुटि की गई कार्रवाइयों और रोगी की स्थिति को दर्ज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अप टू डेट रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट वाइटल साइन। अब क्या पूछा है
रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों के अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? रोगी के महत्वपूर्ण संकेतों के अद्यतन रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब रोगी के जो वाइटल साइन होते हैं उसको लिखना क्यों जरूरी है? बताइए उसको रिकॉर्ड में लिखना क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन ए है हमारा टू मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस अर्ली, मतलब स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब पोषण स्थिति की निगरानी के लिए। बताइए किसके लिए वाइटल साइन का जो रिकॉर्ड होता है वो जरूरी है? बताइए किस चीज के लिए रिकॉर्ड जरूरी है? क्यों बनाना चाहिए वाइटल साइन का रिकॉर्ड? वाइटल साइन का रिकॉर्ड क्यों बना के रखना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टू मॉनिटर हेल्थ ट्रेंड एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन अर्ली, मतलब स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और जटिलताओं का जल्दी बताने के लिए वाइटल साइन जरूरी है। ठीक है, वाइटल साइन का रिकॉर्ड बनाना जरूरी है, मतलब स्वास्थ्य रुझानों की निगरानी और जटिलताओं का जल्दी पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है What should a nurse do when documenting a patient non-verbal pain cues? मतलब रोगी के गैर मौखिक दर्द संकेतों को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो रोगी के गैर मौखिक दर्द संकेतों को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? जल्दी बताइए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है हमारा रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स लाइक ग्रेमिसिंग और गार्डिंग, मतलब विशिष्ट व्यवहारों जैसे मुंह बनाना या संरक्षण को दर्ज करें। ऑप्शन नंबर बी है ओमिट देम अनलेस वर्बलाइज्ड, मतलब उन्हें छोड़ें जब तक मौखिक रूप से व्यक्त न हो। ऑप्शन सी है नोटिफाई द फिजिशियन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब चिकित्सक को सूचित करें बिना दस्तावेजीकरण के। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्यूमेंट्स एज अ रूटीन ऑब्जर्वेशन, मतलब नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स लाइक ग्रेमिसिंग और गार्डिंग, मतलब विशिष्ट व्यवहारों जैसे मुंह बनाना या संरक्षण को दर्ज करें। क्या हो जाएगा? विशिष्ट व्यवहारों जैसे मुंह बनाना या संरक्षण को दर्ज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है हाउ डज मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ बाउंड केयर इम्पैक्ट पेशेंट आउटकम्स, मतलब घाव देखभाल के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना रोगी परिणामों को कैसे प्रभावित करता है? अब बताइए घाव देखभाल के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना रोगी परिणामों को कैसे प्रभावित करता है? बताइए कैसे प्रभावित करता है? जो घाव की देखभाल करते हैं उसका जो रिकॉर्ड बनाए रखे रहते हैं तो उसके परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इट मॉनिटर्स हीलिंग प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस, मतलब यह उपचार प्रगति की निगरानी करता है और जटिलताओं को रोकता है। ऑप्शन बी है इट सिंप्लीफाइज डिस्चार्ज प्लानिंग, मतलब यह डिस्चार्ज की योजना को सरल बनाता है। ऑप्शन नंबर सी है इट रिड्यूसेस नर्सिंग वर्कलोड, मतलब यह नर्सिंग कार्यभार को कम करता है। ऑप्शन डी है इट इंश्योर्स एक्यूरेट बिलिंग, मतलब यह सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है। तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट मॉनिटर्स हीलिंग प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब यह उपचार प्रगति की निगरानी करता है और जटिलताओं को रोकता है। क्या करता है? यह परिणामों को कैसे प्रभावित करता है? तो यह उपचारों की प्रगति की निगरानी करता है और जटिलताओं को रोकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाई इज इट क्रिटिकल टू डॉक्यूमेंट्स
अ पेशेंट डाइटरी इंटेक इन सर्टेन कंडीशन, मतलब कुछ स्थितियों में रोगी के आहार सेवन को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए अब कुछ स्थितियों में रोगी के आहार सेवन को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ स्थितियों मतलब कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर है, अनकॉन्शियस है, या फिर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर वेंटिलेटर पर है, तो उसका जो आहार सेवन है उसको दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए उसका जो भी उसको खाने पीने के लिए देते हैं, क्या खा रहा है पेशेंट, कौन सा जूस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं पेशेंट को, वो सब लिखना क्यों जरूरी है बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, मतलब अस्पताल में रहने की अवधि को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड गाइड डाइटरी इंटरवेंशंस, मतलब पोषण स्थिति का आकलन करने में और आहार हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सी है टू सिंप्लीफाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने में। ऑप्शन नंबर डी आता है टू कंप्ली विथ हॉस्पिटल विजिटर पॉलिसीज, मतलब अस्पताल आगंतुक नीतियों का पालन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्यों क्या आ जाएगा। कुछ स्थितियों में रोगी के आहार का सेवन को दर्ज करना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए। जिसको भी इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, और जिसके भी आंसर जितने सही होते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने आंसर सही थे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी, अगर गलत भी होंगे तो मैं आपको सही जवाब दूंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए 24 का क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टू access nutritional status and guide dietary intervention, to assess nutritional status and guide dietary interventions, मतलब पोषण स्थिति का आकलन करने और आहार हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन के लिए। किसके लिए, पोषण स्थिति का आकलन करने और आहार हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन के लिए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोषण स्थिति का आकलन करने और आहार हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स इंक्लूड व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट्स ऑक्सीजन थेरेपी। बताइए रोगी की ऑक्सीजन थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। अब पूछा है रोगी की ऑक्सीजन थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। तो चलिए पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लो रेट, डिलीवरी मेथड एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, मतलब प्रवाह दर, वितरण विधि और रोगी की प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी है ओनली द स्टार्ट टाइम और ओनली द स्टार्ट टाइम ऑफ थेरेपी, मतलब केवल थेरेपी का प्रारंभ समय। ऑप्शन नंबर सी है पेशेंट डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब रोगी की आहार प्राथमिकताएं। ऑप्शन डी है नर्सेस पर्सनल ओपिनियंस, मतलब नर्स की व्यक्तिगत राय। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी। आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लो रेट, डिलीवरी मेथड एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, मतलब प्रवाह दर, वितरण विधि और रोगी की प्रतिक्रिया। रोगी की ऑक्सीजन थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या शामिल करना चाहिए। जब रोगी एडमिट होता है, अगर कोई रोगी एडमिट होता है तो उसको ऑक्सीजन लग रहा है, अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह दर है, मतलब कि जो फ्लो रेट है वो लिखना है, कितनी रेट पर हम उसको दे रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, कितनी रेट पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, 1 2 3, जितनी भी रेट पर आप दे रहे हैं तो वो लिखना है प्रवाह दर। और वितरण विधि, मतलब कितना दिया है आपने अब तक उसको, तो वो लिखना है, कितना दिया है वो लिखना है। और रोगी की प्रतिक्रिया लिखना है, मतलब रोगी जो भी प्रतिक्रिया कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है वो लिखना है। ठीक है, जो रिकॉर्ड में ये सब चीजें लिखना जरूरी है। और ये भी लिखा जाता है कि रोगी को कितने समय से
स्टार्ट किया है, मतलब कब से स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया है ऑक्सीजन देना, ये भी लिखना जरूरी होता है, पर इसमें ऑप्शन में नहीं आया है। अगर ऑप्शन में ऐसा आता तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट टाइम भी लिखना है और एंड टाइम भी लिखना जरूरी है, ठीक है। स्टार्ट और एंड टाइम दोनों लिखना है, ठीक है। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। प्रवाह दर, वितरण विधि और रोगी की प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है हाउ शुड अ नर्स डॉक्यूमेंट्स अ पेशेंट इमोशनल स्टेट इन द रिकॉर्ड। मतलब रोगी की भावनात्मक स्थिति को रिकॉर्ड में नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए। अब बताइए रोगी की जो इमोशनल स्थिति होती है तो उसको रिकॉर्ड में कैसे दर्ज करना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा बाय ओमिटिंग इट अनलेस सीवियर, मतलब इसे छोड़कर जब तक गंभीर ना हो। ऑप्शन बी है बाय डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड इंटरवेंशंस, मतलब विशिष्ट व्यवहारों और हस्तक्षेपों को दर्ज करके। ऑप्शन नंबर सी आता है बाय नोटिफाइंग द फिजिशियन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब चिकित्सक को सूचित करके बिना दस्तावेजीकरण के। ऑप्शन डी आता है बाय रिकॉर्डिंग इट एज अ रूटीन ऑब्जर्वेशन, मतलब इसे नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करें, मतलब इसे नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बाय डॉक्यूमेंटिंग स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड इंटरवेंशंस, मतलब विशिष्ट व्यवहारों और हस्तक्षेपों को दर्ज करके। कैसे, विशिष्ट व्यवहारों और हस्तक्षेपों को दर्ज करके, ठीक है। रोगी की भावनात्मक स्थिति को रिकॉर्ड में नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए, तो विशिष्ट व्यवहारों और हस्तक्षेपों को दर्ज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट्स मोबिलिटी स्टेटस इन देयर रिकॉर्ड। मतलब रोगी की गतिशीलता स्थिति को उनके रिकॉर्ड में दर्ज करने का महत्व क्या है। अब बताइए रोगी की जो गतिशीलता होती है उसकी स्थिति को उनके रिकॉर्ड में दर्ज करने का महत्व क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू इंश्योर एक्यूरेट बिलिंग, मतलब सटीक बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू असेस फॉल रिस्क एंड प्लान इंटरवेंशंस, मतलब गिरने की जोखिम का आकलन करने और हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन टाइम, मतलब दस्तावेजीकरण समय को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है टू मॉनिटर डाइटरी प्रेफरेंसेस, मतलब आहार प्राथमिकताओं की निगरानी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टू असेस फॉल रिस्क एंड प्लान इंटरवेंशंस, मतलब गिरने की जोखिम का आकलन करने और हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए। गिरने की जोखिम का आकलन करने और हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 क्वेश्चन में पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय नर्सेस। क्या पूछा है, नर्सों द्वारा प्रदान की गई रोगी शिक्षा के रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए क्यों महत्वपूर्ण है। नर्सों द्वारा प्रदान की गई रोगी शिक्षा के रिकॉर्ड बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा टू प्रमोट एडहेरेंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब अनुपालन को बढ़ावा देने और सूचित सहमति को दर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी आता है टू रिड्यूस हॉस्पिटल स्टे ड्यूरेशन, मतलब अस्पताल में रहने की अवधि को कम करने के लिए। ऑप्शन सी आता है टू सिंप्लीफाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन डी आता है टू कम्प्ली विथ हॉस्पिटल ड्यूरेशन स्टैंडर्ड्स, मतलब अस्पताल सजावट मानकों का पालन करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टू प्रमोट एडहेरेंस एंड डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म्ड
कंसेंट मतलब अनुपालन को बढ़ावा देने और सूचित सहमति को दर्ज करने के लिए। किसके लिए? अनुपालन को बढ़ावा देने और सूचित सहमति को दर्ज करने के लिए बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है व्हाट शुड अ नर्स डू व्हेन डॉक्यूमेंटिंग अ पेशेंट आईवी थेरेपी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? रोगी की आईवी थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? बताइए, रोगी की आईवी थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? आईवी थेरेपी मतलब हुआ इंट्रावेनस, मतलब जो भी इंट्रावेनस जो इंजेक्शन देते हैं तो वो नर्स को कैसे दर्ज करना चाहिए, अपने रिकॉर्ड में कैसे लिखना चाहिए। जो भी आईवी इंजेक्शंस देते हैं तो उसको नर्स को कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। तो ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट साइट, फ्लूइड टाइप, रेट एंड साइट कंडीशन, मतलब स्थान, तरल प्रकार, दर और स्थान की स्थिति को दर्ज करें। ऑप्शन बी है रिकॉर्ड ओनली द स्टार्ट टाइम ऑफ थेरेपी, मतलब केवल थेरेपी का प्रारंभ समय दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी है ओमिट साइट कंडीशन टू सेव टाइम, मतलब समय बचाने के लिए स्थान की स्थिति को छोड़े। ऑप्शन नंबर डी है डॉक्यूमेंट्स एज रूटीन ऑब्जर्वेशन, मतलब नियमित अवलोकन के रूप में दर्ज करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? रोगी की आईवी थेरेपी को दर्ज करते समय नर्स को क्या करना चाहिए? जब भी रोगी की आईवी थेरेपी कर रही होती है पेशेंट, मतलब जो भी आईवी इंजेक्शंस दे रही होती है नर्स, तो नर्स को क्या लिखना चाहिए, क्या दर्ज करना चाहिए अपने रिकॉर्ड में? बताइए क्या लिखना चाहिए? राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट साइट, फ्लूइड टाइप, रेट एंड साइट कंडीशन, मतलब स्थान, तरल प्रकार, दर और स्थान की स्थिति को दर्ज करें। क्या करें? स्थान, तरल प्रकार, दर और स्थान की स्थिति को दर्ज करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हाउ डज मेंटेनिंग एक्यूरेट डिस्चार्ज समरीज इम्पैक्ट पेशेंट केयर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? सटीक डिस्चार्ज सारांश बनाए रखना रोगी देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? बताइए, सटीक डिस्चार्ज सारांश बनाए रखना रोगी देखभाल को कैसे प्रभावित करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा इट इंश्योर्स एक्यूरेट बिलिंग, मतलब यह सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है इट सपोर्ट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड फॉलो अप प्लानिंग, मतलब यह देखभाल की निरंतरता और अनुवर्ती योजना का समर्थन करता है। ऑप्शन सी है इट रिड्यूसेस नर्सिंग वर्कलोड, मतलब यह नर्सिंग का कार्यभार कम करता है। ऑप्शन डी आता है इट सिंप्लीफाइज फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब यह फार्मेसी इन्वेंट्री प्रबंधन को सरल बनाता है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इट सपोर्ट्स कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड फॉलो अप प्लानिंग, मतलब यह देखभाल की निरंतरता और अनुवर्ती योजना का समर्थन करता है। क्या होता है? यह देखभाल की निरंतरता और अनुवर्ती योजना का समर्थन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ाई करेंगे तभी सक्सेस हो पाएंगे। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। पढ़ाई करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए। जितना आप पढ़ेंगे अभी आपके लिए उतना ही कम है। तो पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बाकी के काम आप छोड़ दीजिए। जो भी काम है अगर आप उन्हें छोड़ सकते हैं तो आप उन्हें छोड़ ही दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर आप जो भी काम है वो कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। इसके बाद वैकेंसी कब आ रही है ये आपको नहीं पता। कहो 4 साल हो जाएं, कहो 5 साल हो जाएं, वैकेंसी आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब वैकेंसी तब तक नहीं आएगी जब तक इलेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्शन होते हैं तभी वैकेंसी आती हैं। इलेक्शन के कारण बहुत वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी आपको।
अभी इलेक्शन चल रहा है इसलिए इतनी सारी वैकेंसी निकली हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो आपको कोई वैकेंसी यहाँ देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और जिसको भी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करना है, जहाँ भी करना है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप झारखंड के हैं और बिहार में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप बेशक कर सकते हैं, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अगर आपको बिहार में रहना है, बिहार में जॉब करनी है तो आप, मैं तो कहती हूँ अभी करवा लीजिए अगर आपको बिहार में रहना है तो। और अगर आपको बिहार में नहीं रहना है तो मत करवाइए। अगर आपको बिहार में जॉब नहीं करनी है तो मत करवाइए, और अगर आपको बिहार में जॉब करनी है तो आप बिहार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम आपको 3 महीने चाहिए, ठीक है? 3 महीने में रजिस्ट्रेशन आता है, 3 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 3 महीने से ज़्यादा भी हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने में। तो इसलिए अगर आपको यहाँ का ट्रांसफ़र करवाना है तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी निकल रही है तो वैकेंसी में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है? अगर आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और वैकेंसी निकल जाएगी तो ये मौका आपके हाथ से, बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। इसलिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी, ठीक है? मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी, आप मुझसे बेझिझक कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।